सबसे पहले तो इसी स्मृति सभा में जब जितने लोग हम लोग शामिल हुए हैं, बहुत ही जल्दबाजी में गगन जी की सहमति से और उनकी सहायता से और अशोक जी की और सुमन जी की पहलकदमी से ये कार्यक्रम हुआ। दोनों का लगभग एक सप्ताह के अंतराल में निधन हुआ। 29 मार्च को विवान सुंदरम 79 साल की अवस्था में, जैसा कि बताया गया, एक का जन्म 1943 में हुआ और सुनील चोपड़ा 1941 में। और ये दोनों ऐसे कलाकार थे जिनको हम लोग लगभग 2 दशकों से फॉलो करते रहे। याद है मुझे 90 के दशक में वेज ऑफ रेसिस्टेंस करके एक उन्होंने क्यूरेट किया था शो दिल्ली में। तो उसमें तब तक गुजरात 2002 का दंगा हो चुका था। उत्तर प्रदेश में मंदिर आंदोलन के बाद बहुत ज़्यादा हिंसा फैल गई थी। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सुनील चोपड़ा विवान सुंदरम के बारे में क्या कहते थे और क्या कैसी आलोचना भी उन्होंने की। जैसा कि अभी बताया गया, राकेश चन्नो पढ़ा कि दोनों का एक वामपंथी आंदोलन से जुड़ाव था। तो जैसा कि जब उस वेज ऑफ रेसिस्टेंस में बताया उन्होंने विवान सुंदरम ने कि कैसे गुजरात में कैसे अल्पसंख्यकों के साथ अत्याचार हो रहा है, उसको आर्ट के ज़रिए विजुअल मीडियम में उसको अभिव्यक्त करने की कोशिश की। उत्तर प्रदेश को, देश के दूसरे जगहों में सुनील चोपड़ा ने विवान सुंदरम की आलोचना ये की कि तुमने ठीक उन्हीं जगहों पर रेसिस्टेंस की बात की जहाँ जिन पर अत्याचार हुआ है, जिन पर प्रताड़ित हुए हैं, वो विक्टिम हैं, मतलब वो रिसीविंग एंड पे हैं। लेकिन ये बताओ विवान कि पश्चिम बंगाल में जो सरकार है ये भी तो एक तरह से रेसिस्टेंस को स्टेबिलिटी प्रदान करती है, ये विजुअल मीडियम में क्यों नहीं? तो मैंने देखा तो बोले कि अरे तो विवान को यहाँ से पकड़ने की कोशिश की गई। एक तो आप बता रहे हैं कि बहुत इनको साथ गलत हुआ, प्रताड़ित हुआ, लेकिन जहाँ वो मजबूत स्थिति में है, जहाँ प्रतिरोध की ताकत सबसे मजबूत है, वो विजुअल में क्यों नहीं? और ये इनकी विवान सुंदरम की आलोचना थी। दूसरी बात सुनील चोपड़ा की ने विवान सुंदरम के बारे में ये कहा कि जैसा कि सुमन सिंह ने जी कहा कि उन्होंने मीडियम बहुत बदले, पेंटिंग किया, फिर इंस्टॉलेशन किया, फोटोग्राफी में गए, कई तरह के प्रयोग किए। और वो प्रयोग इसलिए थे कि 1991 के बाद जितनी दुनिया बदल रही थी, लग रहा था कि जो हमारा दृश्य माध्यम है उसको पकड़ने में कहीं ना कहीं उसको नाकाफ़ी साबित हो रहा। और आपको याद होगा कि लगभग 79 में गीता कपूर और बाकी लोगों ने, जो बहुत मशहूर माना जाता है भारत के पेंटिंग इतिहास में, जो क्यूरेट किया प्लेस फॉर पीपल, कि लोगों की पेंटिंग में जगह कहाँ। ये जब वो एग्जीबिशन लाया गया तो उस वक्त हालांकि सुनील चोपड़ा की राइटिंग्स थोड़ी कम है, लेकिन वो लोग जो लेफ्ट के भीतर भी जो जनता का सवाल उठा रहे हैं, उनके भी दृष्टिकोण में अगर कोई कमज़ोरी है तो वहाँ उंगली रखने में सुनील चोपड़ा भले समान विचार होने के बावजूद भी रखे। विवान सुंदरम के बारे में बहुत अच्छा कहा अरुण मिश्रा ने कि ये लोग 68ers कहे जाते थे। फ्रांस में जो 68 का आंदोलन हुआ मई 68 में, वो इसलिए महत्वपूर्ण माना जाता है कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद माना जाता था कि पूंजीवाद अब बहुत मजबूत सशक्त हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता। और फ्रांस बहुत तेजी जीडीपी में काफ़ी तेज गति से विकास कर रहा था। और अचानक मई महीने में मजदूरों और छात्रों ने ऐसा माहौल खड़ा कर दिया कि डी गॉल वहाँ का प्रेसिडेंट था, तो बोला कि एक सप्ताह के भीतर कम्युनिस्ट लोग फ्रांस में सत्ता में चले आएंगे। कम्युनिस्ट आर गोइंग टू टेक पावर इन फ्रांस विद इन वीक्स। उस आंदोलन में और उसके बाद वियतनाम वार के खिलाफ जब वियतनाम पर अमेरिका ने हमला किया तो जो प्रदर्शन हुआ उसमें विवान सुंदरम 2 महीने जेल में रहे, 2 महीना जेल में रहे। जो बात हो रही कि एक कलाकार कैसे उसके भीतर सामाजिक सरोकार हुआ, तो जो पहले एक्टिविस्ट हुआ, वो जो चेतना बनी, उसको उसने आर्ट मीडियम में, अपने विजुअल मीडियम में करने की कोशिश की है। विवान इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि कला की दुनिया में आप देखिएगा, हम लोग टीएजी ग्रुप को देखते हैं, जैसे सुजा को देखते हैं, रजा को देखते हैं। 47 के बाद अब 50 होते होते सब लोग देश छोड़ के चले गए, हुसैन को छोड़ के।
लेकिन ये एक ऐसा कलाकार था जो जिसको पीपल को केंद्र में लाता है। बाकी चित्रकारों में कभी थोड़ा बहुत बना दिया, अभी जैसे जतीन दास का पेंटिंग हुआ था, एग्जीबिशन हुआ रिट्रोस्पेक्टिव, तो आप देख रहे हैं कि अडानी का भी काम खूब किए जा रहे हैं। शिव की लगातार मूर्तियाँ बना, बोले कि शिव की मूर्ति आप क्यों बना, तो अडानी को यही इच्छा थी। अब आप देखिए कि कैसे रिलीजियस इमेजरी जो है, इतना बड़ा चित्रकार वो कैसे ट्रैप होता है। इस तरह का विचलन विवान सुंदरम के यहाँ नहीं देखा जाता है। दूसरी बात, एक बड़े पीजेंट लीडर थे ए.के. गोपालन, उनका जो पोर्ट्रेट बनाया उन्होंने विवान सुंदरम ने, तो उसके बारे में भी बात हुई कि इस तरह के पोर्ट्रेट आगे और लोगों के बनाने चाहिए थे, जो काम चित्त प्रसाद ने किया था या सोमनाथ होर ने बंगाल में किया कि बंगाल के किसानों, तो वो जो रवायत थी चित्त प्रसाद वाली, सोमनाथ होर वाली, उसको थोड़ा दूसरे ढंग से थोड़ा उसको और ज़्यादा कहें कि आधुनिक तरीके से, समकालीन तरीके से अभिव्यक्त करने की कोशिश विवान सुंदरम ने की। और दूसरी बात सुनीत चोपड़ा के बारे में, उनसे मेरा भी थोड़ा लगाव ये था कि अगर आप लोगों को मंजू प्रकाश वाला प्रेरणा का दफ्तर याद हो, तो वहाँ हमने एक बार यहाँ अपने पार्टी के कार्यक्रम में आए, तो एक दिन उनका खाली था, तो लोगों ने कहा कि इस दिन उस पर कार्यक्रम आयोजित कीजिए। तो हम लोगों ने कार्यक्रम आयोजित, तो हम लोग 8 पर बोलिए, बोले कि 8 पर नहीं बोलेंगे। भारत कैसे बना आज़ादी के आंदोलन में, तो बहुत बारीकी से, बहुत ब्यौरेवार ढंग से कि कैसे जनता ने संघर्ष करके, ये नहीं कि नेहरू और पटेल और इन लोगों ने अपने ढंग से किया, जनता ने कैसे आगे बढ़ के भारत का जो एकाकार किया, इस बात को उन्होंने किया। और सुनीत चोपड़ा के साथ सबसे विचित्र बात है, तो बड़ी बात है कि एक दिन आदमी खेत मजदूरों को संगठित करता है। जो लोग खेत मजदूरों को जानते होंगे, सबसे मुश्किल है खेत मजदूरों को संगठित करना। सबसे मुश्किल, किसानों को संगठित करना आसान है, मजदूरों को संगठित करना आसान है, क्योंकि बिखरा बिखरा खेत मजदूर रहते हैं। पटना में रिक्शा पुलर्स का संगठन बनाना लोग कहते हैं सबसे मुश्किल होता है। तो उन लोगों के बीच, खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, बाकी दूसरे दिन फिर वो कला की पेंटिंग पर लिख रहे हैं। और उनकी समीक्षा, पता नहीं हमको क्यों नहीं ऐसा लगता है कि उनकी कला समीक्षा को उतनी तवज्जो आज भी गीता कपूर और बाकी लोगों को, प्रयाग शुक्ल और विनोद भारद्वाज को बहुत महत्व मिलता है, अच्छी बात है। लेकिन उनकी सबसे बड़ी बात है, मैंने उनको देखा कला समीक्षा में, तो कहते थे कि तुम्हारी पेंटिंग में रियलिटी के कलर्स हैं कि नहीं। तो कुछ समझ नहीं आता था कि रियलिटी का कलर्स क्या होता है, यथार्थ का रंग क्या होता है। तो कल कि एक तो जो कलाकार लोगों की आदत होता है कि भाई हम अपने इनर रियलिटी को, हम अपने इनर वॉइस को ला रहे हैं, अपने भीतर की चीज़ को ला रहे हैं। और वो इनकी आलोचना थी सुनीत चोपड़ा की, उसके नाम पर, इसके नाम पर तुम बच जाते हो और पूरा कलाकार का अबूझ संसार हो जाता है, कोई मतलब नहीं होता। तो यथार्थ के कलर है कि नहीं। दूसरी बात, जब भी उनकी कला समीक्षा पढ़ी है, तो कई बार हैरत होती थी कि आदमी अचानक वो इम्प्रेशनिज्म का इस पर क्या प्रभाव है, एक्सप्रेशनिज्म कहाँ पर आता है, क्यूबिज्म कहाँ आता है, वॉन गॉग का स्ट्रोक का इसमें कहाँ है, कहाँ इस पर गोगा का चीज़ घुसाया हुआ है। ये चीज़ कई बार हैरत की, इतना एक आदमी पेंटिंग देखते हुए कैसे इसको एक साथ अभिव्यक्त कर सकता है, कैसे इसको पकड़ सकता है। और कला समीक्षा में हिंदुस्तान की, चाहे हिंदी हो या अंग्रेजी में, अमूर्तन बहुत है। क्या लिखा जाएगा आपको कुछ पता ही नहीं चलेगा। अच्छे अच्छे समीक्षकों का देखिएगा, अमूर्त बात, ऐसी बात जिसको, लेकिन इनकी जो समीक्षा थी वो मटेरियलिस्ट थी, मतलब भौतिक थी। आपको पता चलता कि इसकी पेंटिंग में अगर ये लाल रंग अगर इस्तेमाल कर रहा है, नारंगी इस्तेमाल कर रहा है, तो उसकी भौतिक जड़ें कहाँ हैं। ये चीज़ जो काम मशहूर किताब है जॉन बर्जर की वे ऑफ सीइंग, कि कैसे देखिएगा पेंटिंग को, देखना आपको आता है कि नहीं। तो वो उस परंपरा में सुनीत चोपड़ा आते थे। जैसे आजकल एक कहा जाता है पेंटिंग में कि अगर आप पेंटिंग है तो पेंटिंग में नैरेटिव नहीं होना चाहिए, कथा कहानी, अगर आपको कहानी लिखना है तो आप कहाँ, कहता है पेंटिंग चित्र की भाषा है, विजुअल आर्ट, तो मतलब विजुअल्स के माध्यम से आप अपनी बात करिए। लेकिन हमको लगता है कि विवान सुंदरम ने थोड़ा उससे अलग जाके बात की। लेकिन एक बात और कह के मैं अपनी बात समाप्त करूँगा। एक बार उनसे पूछा कि भाई समाज में इतना अन्याय है, चारों उत्पीड़न है, तो कलाकार को तो बोलना चाहिए, नहीं बोले कि ये उस पर छोड़ दीजिए कि वो उस पर प्रतिक्रिया देता है कि नहीं।
ये कलाकार पर निर्भर करता है। वो नहीं भी दे तो उससे कोई छोटा कलाकार नहीं होता। ये बहुत बड़ी बात थी। जैसे कविता में भी होता है, कई बार हिंदी उपन्यास में देखिएगा, इतना बड़ा 1947 का भयावह नरसंहार हुआ और हिंदी उपन्यास में उस सब्जेक्ट पर 30 साल के बाद, 40 साल के बाद लिखा गया। तो कई बार होता है कि यथार्थ इस तरह से होता है कि वो आपके भीतर अनुभूति नहीं बन पाता है। जैसे विश्व सानी का तमस कई दशकों के बाद आया, तो इस तरह से पेंटिंग में भी कहते थे विवान सुंदरम कि कलाकार पर वो निजी तौर पर निर्भर करता है कि वो उसको कर सके कि नहीं। दोनों के बारे में लब्बो लुबाब यही है, दोनों के चरित्र की विशेषता यही है कि लोगों से जुड़ा हो, लेकिन दोनों जुड़ाव रखा जाए और सतही जुड़ाव ना रखा जाए, छिछला जुड़ाव ना रखा जाए कि बस चीज़ों को देख रहे हैं वैसा उतार दिया। उसकी अनुभूति होनी चाहिए, उसका गहरा सरोकार होनी चाहिए और पेंटिंग की भाषा में, विजुअल माध्यम में किया जाना चाहिए। अंत में वो सवाल अभी भी मौजूद है जो सुनीत चोपड़ा ने विवान सुंदरम से सवाल उठाया था कि रेसिस्टेंस की बात होती है, लेकिन जहाँ प्रतिरोध की ताकतें मजबूत हैं वो विजुअल माध्यम में क्यों नहीं है। ये अभी भी भारत की पेंटिंग के सामने सवाल है। शुक्रिया। कई सारी बातें विवान सुंदरम के बारे में और सुनीत चोपड़ा जी के बारे में बताई। अब मैं अरुण मिश्रा जी से आग्रह करूँगा कि आप आएँ और अपनी कुछ बातें। दरअसल मेरी जो उनसे यादें जुड़ी हुई हैं वो एक एक्टिविस्ट के रूप में, हम लोग एसएफआई में काम करते थे और जब हमारा पहला एसएफआई का सम्मेलन, पहला नहीं कहिए कि उस इमरजेंसी के बाद 1977 में यहाँ सम्मेलन हुआ था, तो उस समय सुनीत ही आए थे हमारे सम्मेलन का उद्घाटन करने। यहीं पर पटना यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में हम लोगों ने इंतज़ाम किया था, हम लोगों के पास पैसे होते नहीं थे, तो यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में ही उनको रखा था। उस समय उन्होंने, उनके साथ उनकी पत्नी भी थी जो बाद में छोड़ के चली गई। वो आइडियोलॉजिकल डिफरेंस था, वो टोटोस्काइट थी और ये एकदम ये जो है कहिए आप स्टालिनिस्ट थे। तो जिस दिन यहाँ आए थे तो उस रात में भी उनके बीच बहुत बहस हुई थी, हम लोग भी उस बहस का आनंद ले रहे थे और दोनों एक दूसरे से बहुत उस पर बहस कर रहे थे। तो एक लंबा हम लोगों का संबंध था और चूँकि एक ही बार हम भी एसएफआई की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव में आए और वो भी आए, कलकत्ता में सम्मेलन हमारा हुआ था, तो वहाँ से हम लोगों की दोस्ती थी। और सुनीत के बारे में ऐसा लगता है कि उस तरह के लोग कैसे होते हैं, मतलब एक जो उनकी विद्वता थी, जो उनका एक इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी उस व्यक्ति में थी, और दूसरी बात कि वो इतने डाउन टू अर्थ थे। एक बड़ी लड़ाई हुई यहाँ पर आपको यहाँ ये काशी में, काशी महाराज के ज़मीन पर वहाँ के आदिवासियों की लड़ाई, और वो उन आदिवासियों के घर में ही 15 दिन तक रहे। जो खाना वो खाते थे वही खाना वो वहाँ खाते थे, वहीं पर रहते थे। उस लड़ाई में उनकी जीत भी हुई थी, आदिवासियों को ज़मीन पर अधिकार मिला था। तो बहुत ही सहज हम लोग जब एसएफआई में बुलाते थे यहाँ पर, तो जहाँ हम लोग रख देते थे, जो हम लोग साथ में खाते थे, और उस समय पटना यूनिवर्सिटी के पास वहाँ पर लोग कहते थे जलेबा, जलेबी बहुत बड़ा बड़ा बनता था, तो जलेबा होता था, तो वो जलेबा हम लोग बैठ के वहाँ खाते थे और वो उसमें सब के साथ शामिल हो जाते थे। तो ये, और सब दूसरी बात थी कि दूसरे स्तर पर उनके पॉकेट में पैसा नहीं हो तो वो तुरंत कोई एक आर्ट पर लिख देते थे और अखबार में बेच देते थे। मतलब इतना सहजता से उस जटिल विषय पर लिख देना, और उनकी मांग इतनी थी कि कोई भी अखबार कहता था कि भाई आप लिख के भेजो, अभी ये दिल्ली में ऐसा है लगा हुआ है, उस पर आपकी टिप्पणी आनी चाहिए, आप लिख करके भेजो। तो मैं बहुत बार उनके साथ गैलरी भी गया, घूमने गया। दरअसल मुझे उसकी बहुत जानकारी नहीं, जिस तरह से वो
देख सकते हैं, उस आर्ट को उस तरह से हम लोग नहीं देख सकते हैं, लेकिन उनके साथ जाने से उसकी भी थोड़ी जानकारी हो गई। हम लोगों को भी उसमें समझने में बात आने लगी कि क्या ये कहता है, पेंटिंग में क्या है। तो ये उनके साथ घूमने में, और वो था कि खाने के भी बहुत शौकीन थे, और स्ट्रीट फूड कहीं पर खड़े हो गए, पहले खा लो उसके बाद फिर चलते हैं। तो ये एक बहुत सहजता थी उस व्यक्ति में। और आप देखिए जिस दिन मृत्यु हुई है, दरअसल वो आ रहे थे, हमारी 5 तारीख को दिल्ली में रैली थी, और उस रैली के लिए वो आ रहे थे, क्योंकि वो खेत मजदूर यूनियन के ऑल इंडिया के वो सेक्रेटरी, वो कोषाध्यक्ष थे। तो वो उस रैली में आ रहे थे, और वो गिरे और उसके बाद उठे नहीं। तो हम चूँकि वहाँ थे, तो उस दिन एके जी भवन में उनके सब पर फूल चढ़ाने का, अंतिम रूप से देखने का सुनीत को मौका मिला। सचमुच में हम लोगों के लिए बहुत ही दुखद बात थी। हालांकि हमसे वो करीब 8-10 साल के बड़े थे, 81 साल। तो मेरा 72 हो रहा है, लेकिन हम लोग पिछले 50 साल से जुड़े हुए थे। तो ये था। और फिर जहाँ तक विवान का सवाल है, तो विवान तो बहुत बड़े कलाकार थे, और उनके साथ मेरा संपर्क हुआ जब हम लोग 1978 में एक यूथ डेलीगेशन जा रहा था हवाना। तो उसमें हम लोग भी उसमें शामिल थे। तो उसमें विवान भी, और विवान को वो हम लोगों का जो था SFI का, DYF का, ये सब, तो उसमें वो शामिल थे एक आर्टिस्ट के रूप में। एक और थे, बहुत बड़े फिल्मकार थे, वो केरल के, जो वहाँ से आने के बाद ही उनका निधन हो गया। उनको राष्ट्रपति पुरस्कार मिला था, अभी नाम हम भूल रहे हैं उनका। नहीं, वो हैं, अभी दूसरे थे। वो उनको मिला था, वो राष्ट्रपति पुरस्कार मिला था, बहुत बड़े फिल्मकार। आर्ट फिल्म का निर्माण वहाँ पर जो केरला में एक था, उस समय शुरू में ही बहुत से ऐसे थे फिल्मकार। तो वो हम लोग उसमें गए थे, और उस समय जनता पार्टी की सरकार बनी थी केंद्र में, और प्रधानमंत्री जो थे वो कह रहे थे कि भाई पैसा नहीं है हमारे पास, तुम लोग जो जाओगे तो $50 से ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करना, $50 ही तुमको मिलेगा, इससे ज़्यादा खर्च करना नहीं। तो इसलिए $50 ही हम लोगों को ले जाने की इजाज़त थी। उस समय $50 का शायद 600 रुपया होता था। 600 रुपया जमा कीजिए, $50 आपको मिलेगा। यही था कि आप $50 लेकर के ही जा सकते। हालांकि हम लोगों को कोई खर्च नहीं था। हम लोग चार्टर प्लेन से यहाँ से गए थे। रूस का प्लेन था वो उस समय, एरोफ्लोट, वही थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज से लोगों को ले जाता था, फिर पहुँचा देता था। तो वो हम लोग उसमें गए थे, तो खर्च कहीं नहीं था, वो पैसा बचा ही हुआ था। तो जब हम लोग हवाना में थे, तो वहाँ पर एक दिन सभी डेलीगेट को बुला करके कहा गया कि विमान को जाना है मैक्सिको, इसलिए सब लोग कुछ ना कुछ चंदा दे दीजिए इनको। तो उस $50 में से $4-5 करके हम लोगों ने उनको दे दिया। और वहाँ पर कोई आर्ट पर कोई सम्मेलन या कुछ हो रहा था जिसमें उनको भाग लेना था, तो वो उसमें गए थे। और उसके बाद जब भी दिल्ली जाना होता था, तो सहमत ऑफिस में उनसे भेंट हो जाया करती थी, जब भी वो दिल्ली में रहते थे, क्योंकि सहमत के निर्माण में और सहमत में जो भी जितना कार्यक्रम होता रहा, उसमें विवान का बहुत बड़ा हाथ रहा है, वो बहुत उससे जुड़े रहे। और जहाँ तक विवान के लाइनेज के बारे में है, हम लोग सब लोग जानते हैं कि वो कितने बड़े आर्ट फैमिली से जुड़े हुए थे। और अमृता शेरगिल को कौन नहीं जानता है आर्ट की दुनिया में, मॉडर्न आर्ट की दुनिया में सब लोग जानते हैं उनको। तो वो उस रूप में उस तरह के बैकग्राउंड से थे। तो लेकिन उनका जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट, उनका एक अभी इंटरव्यू हम देख रहे थे, पिछला इंटरव्यू जो अभी लोग चर्चा कर रहे हैं, कि हम लोग 68 में जो यूरोप में एक तरह का आंदोलन था, छात्रों का, युवाओं का, तो बड़ा आंदोलन था, एक तरह से क्रांति हो रही थी। तो हम कहा कि हम उसकी उपज हैं। और वो उस समय का जो
माहौल था उसकी उपज है। और उनका जो वो जो चिलियन कवि थे, उस पर जो हाइट्स ऑफ माचू पिच्चू पर जो उनका है, हाइट्स ऑफ माचू पिच्चू, हाँ, इसी पर उसका, उसी कविता पर उनका वो है। तो वो हम समझते हैं कि बहुत बड़ा काम था, जिसमें उस कविता की जो अपनी जिस रूप में वो कविता लिखी गई है और वो जिस तरह से जो मार्जिनलाइज सेक्शन हैं उसके बारे में जो बात वो कहते हैं, तो उसको उन्होंने पेंट किया था उस कविता को। तो हम समझते हैं कि वो उस मामले में, और उस पर वो बहुत गर्व भी करते थे कि वो उस तरह का काम हमने किया था। तो हम समझते हैं कि इस रूप में हम लोग एक साथी के रूप में थे, और जाहिर है कि उनकी जो विद्वता थी और फिर जो उनकी क्षमता थी लिखने पढ़ने सबकी, वो सबसे आम जो हम लोग जैसे लोग हैं उनके लिए वो हमको लगता है कि बहुत बड़ी विरासत वो हमारे बीच छोड़ के गए हैं। और जो सीखने की बात है खास करके सुनीत से, कि आप बहुत जानकार हो सकते हैं, बहुत काबिल हो सकते हैं, लेकिन अगर जनता से आपका संपर्क नहीं होता है, अगर आप आम जनों से जुड़े नहीं होते हैं, तो आपकी कला और आपकी क्षमता का कोई मतलब नहीं है। हम इन्हीं शब्दों से उनको अपना श्रद्धांजलि देते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत उसको लिखाया और उम्मीद थी कि शायद वो सरवाइव कर जाएंगे, लेकिन नहीं हो पाया। सुनीत चोपड़ा जी का जाना तो और अचानक सा एक ये, क्योंकि इधर कोविड के बाद दिल्ली की कला गतिविधियाँ बढ़ी थी और गैलरियों में रौनक लौटी थी, और सुनीत चोपड़ा पूरे जोश जज्बे के साथ दिख रहे थे। और जिस दिन वो आ रहे थे, उसके बुधवार को उनकी डेथ हुई है, बृहस्पतिवार को एक शो क्यूरेट किया था उन्होंने उस श्रीधरानी गैलरी में। तो उनकी उस दिन योजना यही थी कि इन दिनों वो रह रहे थे गुड़गांव में, तो वहाँ सिकंदरपुर स्टेशन है, उसी मेट्रो स्टेशन पे, और मेट्रो से ही चलते थे। क्योंकि जो लोग उनसे परिचित होंगे उनको पता होगा कि बहुत सहज ज़िंदगी जीते थे। एक कलाकार के तौर पे जब हम लोग 1990 में पटना से दिल्ली गए, तो वो दौर था जब इन लोगों से परिचय होने की शुरुआत हुई। पूरी मंडली थी हम लोगों की, एक तरह से 8-10 लोग थे। सारे कलाकारों को आप लोग जानते ही हैं जो लोग गए थे। तो उस दौरान ये असगर वजाहत जी के मकान में सफदरजंग इनक्लेव में रहते थे। और तब भी इनका क्या था कि किसी भी कार्यक्रम में अगर आप बुला रहे हैं तो आपके पास क्या संसाधन है ये इनके लिए मायने नहीं रखता था। आप ऑटो रिक्शा से चले जाएं, आप कोई बाइक लेके चले जाएं, आप टैक्सी भेज दें। जबकि तब तक दिल्ली की गैलरियों में ये सुविधा शुरू हो चुकी थी कि गैलरी वाले आर्ट क्रिटिक्स को बड़े सम्मान या उस तरह से कि गाड़ी वगैरह सारी सुविधाएं दे के बुलाते थे। लेकिन जो कलाकार जाते थे, जो स्टूडेंट होते थे, यंगस्टर्स होते थे, उनके पास दिल्ली में इतनी सुविधाएं नहीं होती थी। वो खुद अपने संसाधनों से जाते थे। और सुनीत जी जैसे लोग उन कलाकारों को ज़्यादा प्रेफर करते थे कि उन कलाकारों के एग्जीबिशन में जाएं, उन पे लिखें। और दूसरी उनकी विशेषता ये थी कि ज़रूरत पड़ने पे युवा कलाकारों का काम भी वो खरीदते थे। और जो 2-4 बार उनसे संयोग रहा है मिलने जुलने का, बातचीत करने का, मैं जितना कला की दुनिया के बारे में जानता हूँ, उसमें जो भी कला लेखन में आए जो लोग, उनकी पृष्ठभूमि कवि, साहित्यकार और कला क्षेत्र से निकल के आती थी। लेकिन सुनीत चोपड़ा जैसा मुझे कहीं नहीं दिखता है जो एक तरफ किसान मजदूर आंदोलन के लिए डेडिकेटेड हो और दूसरी तरफ कला के लिए। दोनों छोर को किस तरह से वो बैलेंस करते थे और लगातार लिखना और तमाम चीज़ें जारी रखे हुए थे, अखबारों में लिखना, ये करना। मेरी समझ से उनकी नियमित आमदनी का जरिया भी यही था। जो अखबारी लेखन या पत्रिकाओं के लिए वो लिखते थे, वही उनका जरिया था। और कहीं भी कोई भी कहीं बुला ले
वो हरदम उपस्थित रहते थे। ये उनकी सबसे बड़ी विशेषता थी। विवान सुंदरम जी के बारे में विस्तार से बात करने का समय तो यहाँ नहीं है, लेकिन उनके बारे में मैं बता दूं एक लाइन में कि जो न्यू मीडिया आर्ट है, जो इंस्टॉलेशन और फिल्म और सारी चीज़ें आई भारत में, उसको शुरू करने का पहला ये विवान सुंदरम को ही जाता है। नए प्रयोग जो आए न्यू मीडिया में, जबकि जैसा कि लोग बता चुके हैं और ज़्यादातर लोग जानते हैं कि अमृता शेरगिल जो भारतीय आधुनिक कला की शुरुआती चित्रकार मानी गई, वो उनकी मासी थी इसलिए। और दूसरा, उनकी जो पत्नी है गीता कपूर, वो आर्ट हिस्टोरियन है। तो कला का पूरा एक परिवेश उनके साथ रहा और बड़ौदा फाइन आर्ट से भी उन्होंने पढ़ाई की थी, स्लेड स्कूल ऑफ लंदन से पढ़ाई की थी। और इन सब चीज़ों के बाद वो जब इंडिया आते हैं और इंडिया में रहते हैं, तो न्यू मीडिया का जो एक तरह से ध्वजवाहक कहा जाए, वो विवान सुंदरम ही थे। मैं आप लोगों की अनुमति से एक ललित कला अकादमी की पत्रिका के लिए, हमारे एक मित्र हैं वेद प्रकाश भारद्वाज जी, उन्होंने उनका एक इंटरव्यू किया था। और तब वो दौर था जब ये जो न्यू मीडिया है या इंस्टॉलेशन है, इसको लेके बहुत सारी बातें हो रही थी, जिसमें ये भी था कि पता नहीं इसकी लाइफ क्या होगी, नहीं होगी। ज़्यादातर लोगों का मानना था कि ये ज़्यादा दिन तक चल नहीं सकता है, और उसके बावजूद विवान सुंदरम उसको करते रहे। और दो बड़ी प्रदर्शनियाँ उनकी हम लोगों ने देखी। एक तो राम किंकर बैज के जन्म शताब्दी पे उन्होंने इंदिरा गांधी सेंटर जो है, वहाँ पे एक बहुत बड़ा इंस्टॉलेशन शो किया था, जिसमें फिल्म भी था, प्ले भी था और टेराकोटा का बहुत बड़ा इंस्टॉलेशन था। और दूसरा जो अंतिम शो मुझे याद है, वो किरण नाडार गैलरी में उन्होंने किया था, अपने जीवन भर का जो काम है। और वो मानवता के जितने बड़े पक्षधर थे, उसी तरह से मानवाधिकारों के लिए भी उनका बड़ा योगदान था, और उसके मुखर प्रवक्ता थे एक तरह से विवान सुंदरम। जो बॉम्बे में जो आज़ादी से पहले एक नाविकों की क्रांति हुई थी, वो बहुत हद तक अनसंग रहा। अपने इंस्टॉलेशन में और अपने उसमें उन्होंने किरण नाडार में उसको भी शामिल किया था। तो ये उनका नज़रिया था। और चूँकि जब ये मैंने कहा कि दौर था कि पेंटिंग और इंस्टॉलेशन को लेके, तो मैं उस हिस्से को पढ़ना चाहता हूँ जो बातचीत में वेद भारद्वाज को, और जो उस पत्रिका में छपी है, उनसे सवाल किया गया था, अभिव्यक्ति के स्तर पर पेंटिंग, इंस्टॉलेशन और फिल्म में आप क्या अंतर पाते हैं? तो विवान सुंदरम जी का जवाब था, पेंटिंग, इंस्टॉलेशन और फिल्म में बहुत फ़र्क है। ये एकदम अलग चीज़ें हैं। पेंटिंग में आप एक फ्रेम में अपनी बात कह सकते हैं। पेंटिंग में आप एक फ्रेम में अपनी बात कह सकते हैं, उसमें आप एक तरह से सीमा में बंध जाते हैं। उससे बाहर ना तो बनाने वाला कुछ सोच सकता है और ना ही देखने वाला। एक दर्शक उसमें वही देखता है जो एक फ्रेम में प्रस्तुत किया गया है। आपको उसके बाहर सोचना भी नहीं चाहिए। एक पेंटिंग में एक कहानी हो सकती है, परंतु उसमें सारा अनुभव एक फ्रेम में ही होता है, उसके बाहर कुछ नहीं होता। अभिव्यक्ति के स्तर पे इंस्टॉलेशन पेंटिंग से एकदम अलग होता है। उसमें अनुभव स्थानांतरित हो जाता है, बदलता रहता है, क्योंकि उसमें कोई फ्रेम नहीं होता। इसलिए इंस्टॉलेशन भी मुझे एक तरह से फिल्मी अनुभव लगता है। इंस्टॉलेशन में जो फॉर्म होता है वह स्पेस में होता है और उसके और अंदर तक जाता है। बहुत कुछ फिल्म की तरह ही होता है, जिसमें एक ही फ्रेम में या एक ही पहलू से सब कुछ दिखाई नहीं देता। जब आप इंस्टॉलेशन के आसपास चलेंगे तो हर दिशा से आपको एक नया अनुभव प्राप्त होगा, एक नया अर्थ मिलेगा। यह पेंटिंग में नहीं होता और सामान्यतः शिल्प में भी नहीं होता, क्योंकि इसकी भी एक सीमा होती है। जैसे मैंने विक्टोरिया मेमोरियल दरबार हॉल में एक बहुत बड़ा इंस्टॉलेशन बनाया था
स्ट्रक्चर ऑफ मेमोरी मॉडर्न बंगाल, जिसमें बहुत सारी चीज़ों का संपादन वरिष्ठ कला आलोचक व कवि विनोद भारद्वाज ने किया था। मैं इस पुस्तक का संपादक था। उसके बाद एक सवाल आता है, एक बार आपने पाब्लो नेरुदा की कविताओं पर पेंटिंग बनाई थी, उसके पीछे क्या प्रेरणा थी और बाद में आपने उस तरह का काम क्यों नहीं किया? क्या दो कला माध्यमों में कोई संबंध होता है? विवान जी का जवाब था, कविताओं पर पेंटिंग बनाने का मामला एकदम अलग होता है। तो बहुत पहले, करीब 30 साल पहले, अपने शुरुआती दौर में मैंने पाब्लो नेरुदा की कविताओं पर कुछ पेंटिंग बनाई थी। उसके बाद उस तरह का काम नहीं किया, इसलिए नहीं कि मैं कविताओं से अलग हो गया, बस उस तरह का काम फिर करने की इच्छा ही नहीं हुई। बाद में तो मैं इंस्टॉलेशन की तरफ मुड़ गया। ये काफ़ी बड़ी बातचीत है, तो इसलिए उसको मैंने इस संदर्भ में किया कि अभी भी कलाकारों के बीच भी एक बड़े वर्ग में पेंटिंग और इंस्टॉलेशन को लेके कई तरह के सवाल हैं और उनको लगता है कि कई चीज़ें समझ में नहीं आती या लोग खारिज कर देते हैं। हमारी सबसे एक आदत है कि अगर कोई चीज़ हमारे समझ में नहीं आती तो हम उसके जानने की कोशिश करने की बजाय उसे खारिज कर देना पसंद करते हैं, है ना। मैं यहाँ पे वरिष्ठ कला समीक्षक कवि प्रयाग शुक्ल जी की वो पंक्तियाँ दोहराना चाहता हूँ यहाँ पे, जो इस उनकी डेथ के बाद उन्होंने लिखा था। विवान का जाना बहुत दुखद है, उनसे जुड़ी कितनी ही बातें और यादें साथ हैं। वह विचारों की दुनिया के कलाकार थे। विश्व कविता और विश्व कला में उनकी गहरी दिलचस्पी थी। वर्ल्ड सिनेमा में भी विशेष रूप से। दिल्ली के कला जगत में उनकी उपस्थिति अलग से महसूस होती थी। कला विमर्शों में उनकी बातें ध्यान से सुनी जाती थी। उनसे सहमत असहमत हुआ जा सकता था। मेरी क्यूरेट की हुई 2 प्रदर्शनियों में उनकी भागीदारी को मैंने हमेशा आत्मीयतापूर्वक याद किया है। एक थी ड्राइंग 94 गैलरी एस्पास के लिए, दूसरी थी पेस्टल गैलरी आर्ट मोटिव के लिए। उनका मित्रवत व्यवहार हमेशा याद रखूँगा। प्रयाग जी को ही मैं इनके संदर्भ में भी, सुनील जी के बारे में संदर्भ में भी कोट करना चाहूँगा, क्योंकि प्रयाग शुक्ल हम लोगों के बीच एक ऐसे राइटर हैं जिन्होंने कला पे शायद सबसे लंबे समय तक, और आज भी वो जितने सक्रिय ढंग से रोज़ प्रदर्शनियों में जाते हैं, और यहाँ तक कि जो नया माध्यम है, पिछले 3 साल पहले तक वो फेसबुक पे नहीं थे, अब तो वो इतनी तेज़ी से है कि लगता है कि गैलरी से देख के निकलते हैं और कार से घर पहुँचते पहुँचते अपनी पोस्ट डाल देते हैं। तो इसलिए मैं विशेष तौर पे प्रयाग जी की अभिव्यक्ति को सामने रख रहा हूँ। सुनीत जी के निधन के बाद जो उनकी प्रतिक्रिया आई थी, सुनीत जी यही कहकर तो मैं पुकारता था आपको। हम एक दूसरे को कम से कम 40 वर्षों तो जानते ही थे, प्रदर्शनियों में मिलते थे, साहित्य सभाओं में, किसी सेमिनार में, और कभी कहीं अचानक भी एकदम से खुश हो जाते थे, जैसे कि इस तस्वीर में है। एक तस्वीर उन्होंने संलग्न की थी। यह अभी हाल ही की तो है, जब हम गुरुग्राम के सैलजा स्टूडियो में मिले थे। उस शाम प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप के कलाकार गाड़े पर विनोद भारद्वाज की बनाई फिल्म दिखाई गई थी। फिर फिल्म के प्रसंग से कितनी सुंदर चर्चा हुई थी। विनोद भारद्वाज, रश्मि भारद्वाज और मैंने कविताएँ पढ़ी थी। सबकी कविताओं में आपने बड़ी बारीकी से कुछ ऐसा ढूंढ निकाला था जो मर्म भरा था। कहा था, कविता उन चीज़ों की स्मृति भी वापस ले आती है जिनसे सुनी पढ़ी जा रही कविता का कोई सीधा संबंध नहीं होता। सुंदर बात, आपको खोकर हम लोगों ने बहुत कुछ खो दिया है। आप कला पर लिखते पर नहीं थे, उसे जीते भी थे। यथाशक्ति कलाकृतियों का संग्रह करते थे, खासकर युवा कलाकारों की कृतियों का। देश समाज की भी उतनी ही की चिंता भी उतनी ही। कितनी गर्माहट थी सबके लिए आपके मन में, कितनी सादगी थी। चलते चलते आप चले गए, विदा नहीं, हम आपको याद करते रहेंगे। प्रयाग सुख 4। धन्यवाद। एवं इस सभागार में उपस्थित सभी साथियों,
आज इस स्मृति सभा के माध्यम से हम भारत के ऐसे दो महान शख्सियतों को याद कर रहे हैं जिन्होंने भारत में कला का जो एक डिबेट था, आर्ट फॉर आर्ट से के डिबेट को वहाँ से निकाल कर आर्ट फॉर सोसाइटी के का स्वरूप उन्होंने भारत में लगभग स्थापित किया। इसके अलावा उन्होंने कला को समाज, राजनीति, प्रतिरोध और लोकतांत्रिक मूल्य एवं वर्गीय चेतना से जोड़ने का काम किया। इस मौके पर हम चाहते हैं कि संस्कृतिकर्मी एवं लेखक अजय सिंह का एक लेख है विवान सुंदरम के ऊपर में, जिसको मैं पढ़ना चाहता हूँ। इसका शीर्षक है विवान सुंदरम एक पॉलिटिकल कलाकार। निरंतर प्रयोगशील और अन्वेषी चित्रकार, लेखक और एक्टिविस्ट विवान सुंदरम के लिए कला कभी तटस्थ नहीं हो सकती थी, वह हमेशा पक्षधर ही हो सकती थी। दिल्ली के एक अस्पताल में 29 मार्च 2023 को जब विवान सुंदरम ने आखिरी सांसें लीं, तब हमारे बीच से एक ऐसा अद्भुत, कल्पनाशील और विचारक कलाकार रुखसत हो गया जिसकी चिंता और कला के केंद्र में मेहनतकश लोग और उत्पीड़ित जन थे और उनका प्रतिरोध संघर्ष था। यह बात नोट की जानी चाहिए कि चित्रकार विवान सुंदरम और उनके कलाकर्म पर जब भी बात होगी उसे पॉलिटिक्स से नहीं काटा जा सकता। विवान का जीवन और उनकी कला पूरी तरह पॉलिटिकल रही। वह बाएं बाजू की पॉलिटिक्स में रचे बसे थे। वह अमेरिकी साम्राज्यवाद, पूंजीवाद और हिंदुत्व फासीवाद के मुखर विरोधी थे और यह विरोध उनकी कला में बार बार नए और प्रयोगशील रूप में प्रतिबिंबित होता रहा है। मैं जोर देकर कहना चाहूँगा कि वामपंथी राजनीतिक चेतना ने विवान की कला को समृद्ध किया। इसने उनकी कला को अलग, स्वतंत्र, विशिष्ट पहचान दी। विवान CPIM के काफ़ी करीब थे, हालांकि वह पार्टी के कभी मेंबर नहीं रहे थे। वह सफदर हाशमी मेमोरियल ट्रस्ट के संस्थापक सदस्य भी थे। एक बात नोट करने की है, विवान सुंदरम अपनी खानदानी विरासत किसी पुरुष पुरखे से नहीं, एक स्त्री पुरखिन अमृता शेरगिल से जोड़ते थे और इस पर वह आजीवन फख्र करते रहे। विवान सुंदरम पर बात हो और अमृता शेरगिल का जिक्र न आए, यह लगभग असंभव था और विवान को इस पर कभी ऐतराज भी नहीं था। आधुनिक भारतीय चित्रकला की एक अत्यंत महत्वपूर्ण शख्सियत अमृता शेरगिल विवान सुंदरम की मौसी थीं। अमृता की सगी बहन इंदिरा शेरगिल विवान की मां थी। विवान के पिता का नाम कल्याण सुंदरम था। वह भारत के विधि आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। विवान सुंदरम का जन्म 28 मई 1943 को शिमला में हुआ था। उन्होंने चित्रकला की पढ़ाई MS यूनिवर्सिटी बड़ौदा में की और आगे की पढ़ाई लंदन के स्लेट स्कूल में की। विवान जब लंदन में पेंटिंग की ट्रेनिंग ले रहे थे, उन्हीं दिनों मई 1968 में पेरिस में छात्रों का ज़बरदस्त सत्ता विरोधी आंदोलन हुआ था जिसने फ्रांसीसी सरकार को हिला दिया था। इस आंदोलन का विवान पर गहरा असर पड़ा और इसने उनकी विचारधारात्मक दिशा तय कर दी। वह वामपंथ से जुड़ गए। वर्ष 1968 समूची दुनिया में गहरी उथल पुथल का वर्ष था जिसका विवान पर बहुत बड़ा असर पड़ा। पेरिस में छात्र आंदोलन चल रहा था। वियतनाम पर अमेरिकी साम्राज्यवाद के हमले और युद्ध के विरोध में दुनिया में जगह जगह प्रदर्शन हो रहे थे और भारत में नक्सलवादी सशस्त्र किसान संघर्ष जोर पकड़ रहा था। विवान सुंदरम बुनियादी तौर पर चित्रकार थे, लेकिन उन्होंने आगे चलकर अन्य कला विधाओं में भी काम किया। मूर्ति कला, प्रिंट मेकिंग, फोटोग्राफी, इंस्टॉलेशन, वीडियो आर्ट। उन्होंने अमृता शेरगिल पर एक किताब भी लिखी। 1991 में जब अमेरिका ने पहली बार इराक पर हमला किया था, तब उसके विरोध में विवान सुंदरम ने इंजन ऑयल शीर्षक से इंस्टॉलेशन लगाया था। इस प्रदर्शनी के माध्यम से विवान ने बताया था कि अमेरिकी साम्राज्यवाद की यह कार्रवाई खाड़ी देश क्षेत्र का तेल भंडार हड़पने के लिए थी। बाबरी मस्जिद विध्वंस और बम्बई में मुसलमानों के कत्लेआम पर आधारित उनका मेमोरियल काफ़ी चर्चित हुआ था। 2017 में विवान सुंदरम ने सांस्कृतिक सिद्धांतकार आशीष राज्याध्यक्ष और साउंड आर्टिस्ट डेविड चैपमैन के साथ मिलकर एक सार्वजनिक कला प्रोजेक्ट तैयार
तैयार किया था, जो 1946 में रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह, नौसेना विद्रोह और बम्बई के मजदूर वर्ग पर आधारित था। इसका शीर्षक बहुत मौजू गहरे अर्थ से भरा हुआ था। विफल कार्रवाई के अर्थ, विद्रोह 1946। विद्रोह की यही चेतना विवान के जीवन में थी। बहुत बहुत शुक्रिया। उनको पढ़ने और उनके कृतियों को देखने का मौका मिला है, लेकिन मूलतः मैं सुनीत चोपड़ा जी की याद में अपनी बात रखना चाहूँगा कि जब भूमि अधिग्रहण आंदोलन चल रहा था, भूमि अधिग्रहण कानून को लेकर के, तो सुनीत चोपड़ा जी से कैनिंग लेन में जो ऑल इंडिया की किसान सभा का ऑफिस है दिल्ली में, नॉर्थ प्लेस में, वहाँ मुलाकात होती थी और बातचीत होती थी। लेकिन एक बात जो सुनीत चोपड़ा के बारे में बतानी बहुत ज़रूरी है अन्य बातों के अलावा, वो ये है कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय का नाम आज अखबारों में कोई देश का कोना नहीं है जिनके जहन में नहीं आता हो, और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्र संघ का नाम भी शायद ही कोई ऐसा गांव कस्बा बचा है भारत में जहां नहीं पहुंचा है। उस जवाहरलाल नेहरू छात्र संघ के संविधान को लिखने वाले में से सुनीत चोपड़ा जी थे। कुछ लोग 2000 की बात है, कुछ लोग जेएनयू के बारे में ये कहते, कई मंचों पे मुझे सुनाई पड़े कि जेएनयू इज़ द माइक्रोकॉस्म ऑफ इंडिया, और फिर उन्होंने सुधार करके कहा कि नहीं, जेएनयू इज़ बेटर देन द माइक्रोकॉस्म ऑफ इंडिया। उनका कहना था कि यदि भारत को किसी एक विश्वविद्यालय में देख लेना है छोटे में, तो आप जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय को, उसकी विविधता को, उसमें जो सह अस्तित्व है, जो भाईचारा है, वो सबको आप देख सकते हैं। फिर किसी ने कहा कि नहीं, ये भारत क्या जो रूपरेखा हो सकती है उससे बेहतर है, कल भविष्य का भारत कैसा होगा उसकी रूपरेखा जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में दिखाई पड़ती है। सुनीत चोपड़ा जी उन लोगों में से थे जिन्होंने वैसे छात्र संघ की कल्पना की जिसके बारे में लिंगदो कमेटी बहुत बड़ी भूल कर गई, ये बताने में कि जब सब जगह छात्र संघ का चुनाव होगा और एक खास उम्र सीमा के आधार पर छात्र संघ का चुनाव होगा, उम्र सीमा बांध दी गई, तो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जैसे छात्र संघ भारत के हर विश्वविद्यालय में हो जाएंगे। एक अंग्रेजी में कहावत है कि व्हाट इज़ परफेक्ट शुड नॉट बी मेड मोर परफेक्ट। तो जो एक पहले से एक परफेक्ट सिस्टम था छात्र संघ का, उसको और बेहतर बनाने या उसको और अलग अलग जगह पहुंचाने की सोच जो लिंगदो साहब की थी, उन्होंने छात्र संघ की राजनीति की और राजनीति में और छात्रों की राजनीति में भारत के एक बहुत बड़ा कुठाराघात किया, और वो अक्षम्य है, क्योंकि एक ऐसी एग्जाम्पलरी स्टूडेंट पॉलिटिक्स का निर्माण पिछले 40 साल से जवाहरलाल नेहरू के कैंपस में हो रहा था, और उस एग्जाम्पलरी पॉलिटिक्स के फाउंडिंग फादर्स में से सुनीत चोपड़ा जी थे। उसके ऊपर जो कुठाराघात कुछ ब्यूरोक्रेट्स वाली मानसिकता ने किया, जिसको छात्र राजनीति की कोई समझ नहीं थी, उस नुकसान को मैं जब भी सुनीत चोपड़ा जी को याद करूंगा तो ये इस तरीके से याद किए जाएंगे कि छात्र राजनीति की उन्होंने वो पौध रोपी थी जिसकी असीम संभावनाएं थी। भविष्य में भी छात्र राजनीति की कोई पॉजिटिव डायरेक्शन, कोई गुणात्मक उसमें परिवर्तन दिखाई देगा, तो उसमें वो उस पौध को, उस छात्र संघ की संविधान को याद करना जरूरी होगा। 1974 में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय का पहला छात्र संघ का चुनाव हुआ था, और उसमें एसएफआई के ही साथी रहे डीपी त्रिपाठी जी जीते थे। बाद में वो कहीं और चले गए, ये और बात है, लेकिन वो दौर था। उसके बाद प्रकाश कारात जी बने थे, वो उसी छात्र संघ के संविधान के आधार पर चुनाव आज तक होते हैं। उसमें कुछ तब्दीलियाँ लिंगदो कमेटी के कारण करनी पड़ी है, लेकिन आज भी यदि छात्र संघ भारत का सबसे कोई महत्वपूर्ण छात्र संघ या उसके जैसे ही कुछ और छात्र संघ जैसे कि जादवपुर यूनिवर्सिटी में और हैदराबाद में है, तो उसमें एक बहुत बड़ा योगदान है उस मॉडल का, जो उस मॉडल का निर्माण करने में सुनीत चोपड़ा जी ने बहुत बड़ा योगदान दिया था।
एक दूसरी बात जिससे कि मैं बात शुरू कर रहा था कि जब भूमि अधिग्रहण के संदर्भ में आंदोलन को लेकर के ऑल इंडिया किसान सभा के दफ्तर में बातचीत हुआ करती थी, तब बात होती थी कि भारत जो ये नई सरकार बनी 2014 के बाद में, वो उसका पहला प्रयास क्या था, आप लोग को मालूम है कि वो 2013 में बने भूमि अधिग्रहण कानून को ख़त्म करके अध्यादेश के जरिए पहले और फिर कानून के जरिए, विधेयक के जरिए वो चाहती थी कि उसको ख़त्म कर दिया जाए और जो बड़े बड़े पूंजीपति हो उनको उनके लिए ज़मीन अधिग्रहण करके दे दिया जाए। उसके विरोध में जो रणनीति बनी, जो अभियान बना, जो आंदोलन बना, उसके भी निर्माता सुनीत चोपड़ा जी थे, एक महत्वपूर्ण निर्माताओं में से एक थे। भारत जो अभी मौजूदा सरकार है उसकी पहली हार में उनका बहुत बड़ा योगदान था, क्योंकि भूमि अधिग्रहण कानून का जो संशोधन था, उस संशोधन से सरकार को पीछे हटना पड़ा। वो इस सरकार की पहली हार थी। बाद की हार के बारे में हम लोग जानते हैं, किसान आंदोलन का हार, उसमें भी सुनीत चोपड़ा जी का योगदान था। जब हम लोग सिंधु बॉर्डर पे जाते थे तो उनसे भी किसान संसद में मुलाकात हुई थी, तो मुझे इन सारे संदर्भ उनको याद करते हुए बातें याद आती हैं। और आखिरी बात मैं यही कहूँगा कि अभी बात हो रही थी आर्ट के बारे में, तो आर्ट के बारे में एक विचारधारा है जिसके कि पारखी सुनीत चोपड़ा जी भी थे, विवान सुंदरम जी भी थे, कि आर्ट जो है वो जैसे हर शब्द ध्वनि का चिन्ह है, तो जो चिन्ह लिखित तौर पर छात्र संघ के संविधान में जो चित्र छोड़े गए हैं, ध्वनि के चिन्ह, या विवान सुंदरम जी ने एक प्रगतिशील दुनिया बनाने के संदर्भ में जो चिन्ह छोड़ के गए हैं, वो मिटाए नहीं जा सकते। धन्यवाद। माफ़ कीजिएगा, मैं लेट से आया, तो बहुत सारी बातें मैं सुन नहीं पाया और लोगों ने क्या क्या, लेकिन मुझे लगता है कि अनीस की बातों से उसका रिफ्लेक्शन मिल जाता है कि क्या बातें हुई हैं। और हम लोग तो कोई समीक्षा करने बैठे नहीं हैं यहाँ, लेकिन मुझे लगता है कि इन दोनों लोगों का जाना कला जगत के लिए बहुत बड़ी क्षति है, क्योंकि कलाओं के क्षेत्र में जन सरोकार की बात करने वाले बहुत कम लोग हैं। ज़्यादातर जो कलाओं की स्थिति है, खासतौर पे चाक्षुष कलाओं की, सब कुछ धवल सा है, श्वेत है एकदम बिल्कुल, जिसमें मुद्दों की बात करना बहुत बेमानी समझा जाता है। नेशनल पर्सपेक्टिव में बात करें तो कलाओं के बहुत कम लोग मुद्दों की बात उठाते हैं। तो वैसे कंडीशन में विवान जी का और सुनीत चोपड़ा दोनों ऐसे लोग थे जो जन सरोकार की बात करते थे, और जो भी मुझे लगता है ये सब बात हो चुकी होगी कि जो भी इस तरह के आंदोलन रहे, लेफ्ट मूवमेंट रहा, उन सब में उनका बड़ा ही गहरा सरोकार था। मुझे याद है सफदर हाशमी की हत्या के बाद सहमत ने जो लीड लिया, उसमें विवान बड़े प्रमुख नाम हुआ करते थे, और बल्कि उस दौर से हम लोगों का थोड़ा जुड़ाव यहाँ हुआ था हम लोग को। और मुझे अभी भी स्मृति है कि जब जब मैं दिल्ली जाता रहा, मैंने हर बार कोशिश की विवान जी से मिलने की। विवान से हम लोगों का बहुत ज़्यादा लगाव रहा, सुनीत चोपड़ा से बहुत ज़्यादा नहीं था, इसलिए उनके बारे में बहुत ज़्यादा उनको पढ़ता रहा हूँ मैं। तो जाहिर है कि वो हमेशा जो कलाएं थी उनको उन्होंने उसी दृष्टि से देखा। पर विवान, मुझे लगता है कि विवान को जैसे जागरूक कलाकार इस देश में बहुत कम रहे, और सही कहा अनीस ने कि जो चित्तो प्रसाद ने जो परंपरा शुरू की, सोमनाथ होड़ ने जो परंपरा शुरू की, उन्हीं की परंपरा में आगे बढ़े हुए कलाकार थे, जो एक साथ स्थानीय मुद्दों को भी देख रहे थे और अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों को भी देख रहे थे, और उनको कलाओं में अपने अपने माध्यम से वो अभिव्यक्त भी कर रहे थे। अब बहुत सारी जन सरोकार की बातें तो हो चुकी हैं, जैसे अभी कोच्चि मुजिस बिनाले जब शुरू हुआ तो बहुत सोच समझकर उसका नाम बहुत सारे लोगों ने मिलकर के रखा था, कोच्चि मुजिस बिनाले। मुजिस उसका पुराना प्राचीन काल का पोर्ट था। तो उन लोगों ने क्या किया, शुरू में
कोच्चि में कलाकारों ने क्या किया कि कोच्चि के पूरे इतिहास को, प्राचीन इतिहास में गए वो, और मुजरिस को उन्होंने ढूंढा और मुजरिस को इस्टेब्लिश किया और बताया, मतलब उसको रीटरेट किया कि क्यों इतिहास में मुजरिस हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, भारतीय इतिहास में। और उसमें विवान ने भी बहुत रोल प्ले किया और सब लोगों ने मिलकर कोच्चि की पूरे जो उनका जो पूरा धरोहर था, विरासत थी, उसको इस्टेब्लिश किया उन्होंने, चाहे वो आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशंस के जरिए या मोनूमेंट्स के जरिए। जब हम लोग कोच्चि जाते हैं तो वो सारी चीज़ें दिखती हैं। यानी कि एक अगर कोई काम आप करते हो, एक एग्जीबिशन करते हो बिनाले जैसा, तो वो सिर्फ ऐसे ही नहीं होता है, बल्कि उसके पीछे पूरी हिस्ट्री का वो मतलब रीट्रेट करते हैं, रिक्रिएट करते हैं। तो ये एक पक्ष है जिसको भी बहुत जानना जरूरी है कि विवान कितने गहरे जाते हैं किसी मामले में। तो कोच्चि मुजरिस बिनाले के पीछे जो काम हुआ, कोच्चि में जो हेरिटेज कमेटी बनी और लोगों ने अभियान चलाया, उसमें विवान बहुत लीड करने वाले लोग थे। और मुजरिस का कोर्ट का जो खोज हुई, एक्सकेवेशंस हुए, उसमें भी उन्होंने जाकर बहुत सारा काम किया, जो कि बाद में उनके अपने आर्ट वर्क में वो दिखता भी है। तो मुझे लगता है कि विवान को इसलिए समझना बहुत ज़रूरी है कि केवल जन सरोकार के ही मुद्दे नहीं, कलाओं के मुद्दे में भी जब वो बात करते हैं तो बहुत अंदर तक जाते हैं, बहुत भीतर तक जाते हैं, अपने विरासत को समझने की कोशिश करते हैं, इतिहास को समझने की कोशिश करते हैं, अपनी हिस्ट्री और प्री हिस्ट्री को भी समझने की कोशिश करते हैं। ऐसे कलाकार इस देश में बहुत कम हुए। बहुत सारे लोग कंटेम्प्रेरी मुद्दों पे काम करते हैं, जनता के मुद्दों पे भी काम करते हैं। जैसे जब आंध्र प्रदेश और दक्षिण मध्य भारत में लोग किसानों ने आत्महत्याएं करनी शुरू की थी, तो उस पर भी बहुत सारे कलाकारों ने काम किया, बहुत सारे कलाकारों ने काम किया। लेकिन उससे अधिकतर लोगों के जो काम थे वो बिल्कुल सतही किस्म के थे, उसमें वो मुद्दों में भीतर नहीं जा रहे थे, क्योंकि भीतर जाने पे तो एग्रेरियन जो इश्यूज़ थे इस देश के, और फिर जो लोन की जो इश्यूज़ थे, उन इश्यूज़ में जाना पड़ता। तो ऐसा बहुत कम लोग कर पाते थे। लेकिन जब हम विवान के कामों को देखते हैं तो उन्होंने सब कुछ को टच किया। उन्होंने अपने इतिहास को देखा, अपने प्री हिस्ट्री को देखा, अपने वर्तमान को भी देखा, अपने परिवार को भी देखा। जिस तरह से उन्होंने शेरगिल का जो पूरे उसका जो आर्काइवल उन्होंने एग्जीबिशन किया, पूरा रिट्रेट किया, यह भी अपने आप में बड़ा ही अद्भुत है। अमृता शेरगिल को रिक्रिएट करना या शेरगिल फैमिली को रिक्रिएट करना, ये सब बताता है कि उनका फैलाव कितना ज़्यादा था। या आप देखिए कि जैसा भी मुझे लगता है डिस्कशन में आ ही चुका होगा कि जो मिडिल ईस्ट में ऑयल का क्राइसिस होता है ना, तो किसी भी इन तमाम मुद्दों को वो छूते हैं। और उसके साथ साथ ऐसा नहीं कि वो ज़माने के साथ नहीं चल रहे होते हैं, ज़माने के साथ भी चल रहे होते हैं। जो बाद में उन्होंने फैशन और इन सब को लेकर के भी उन्होंने कई अपने आर्ट वर्क्स किए, जैसे मैनीक्वीन और इन सब को लेकर किया, यानी कि वस्त्र को लेकर काम किया और बॉडी को लेकर भी काम किया। तो उनके यहाँ विस्तार बहुत ज़्यादा है। वैसे आर्टिस्ट सचमुच इस देश में विरले हैं, इक्के दुक्के होंगे, और अभी के दौर में तो काम लोग करते हैं पर उतनी अंदर तक नहीं जा पाते हैं। लेकिन हमें विवान ने ये सिखाया है कि कोई भी इशू अगर आप करते हो तो कितने तह तक, उसके अंदर तक जाना है। मुझे याद है कि जब विवान यहाँ आए थे पटना, बोधगया बिनाले के पहले एडिशन के आर्टिस्टों का अनाउंसमेंट था, उसकी घोषणा विवान सुंदरम ने की थी। हम लोग को इस बात का फ़ख्र है कि बोधगया बिनाले के प्रथम संस्करण के कलाकारों की सूची जारी की थी विवान सुंदरम जी ने। उस वक्त भी हम लोग को उन्होंने सलाह दी थी कि बोधगया में काम कर रहे हो तो बोधगया के पूरे इतिहास और इन सब में जाओ, उसकी पूरी हिस्ट्री को समझो, उसके पूरे हिस्ट्री में जहाँ तक जा सकते हो अंदर तक जाओ। और यही वजह थी कि उनसे डिस्कशन हुआ, और डिस्कशन के बाद हम लोगों ने कई जो बातचीत की या हम लोगों ने कैटलॉग छापा या कुछ भी किया, तो ये विवान का ही प्रभाव था कि हम लोगों ने उसको इस्टेब्लिश किया कि बोधगया जो था बिहार में डेमोक्रेसी का, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ का एक बहुत बड़ा सीट था। और कलाओं का अंततः तो काम यही होता है,
डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को इस्टेब्लिश करना। तो मुझे लगता है कि विवान ने अपने लोगों के पक्ष में जो जितना काम किया है, और बहुत ज़्यादा अब हम लोग विवान सुंदरम से एक एक्टिविस्ट की अपेक्षा नहीं कर सकते हैं कि वो बिल्कुल मतलब एक राजनीतिक कार्यकर्ता की तरह काम करेंगे, क्योंकि उनके अपने एक्सप्रेशन का अपना 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 मीडियम है, जिस मीडियम में वो हमेशा अभिव्यक्त करते रहे, अपने कंसर्न को उन्होंने शो किया, दिखाया। तो विवान को देखें तो ये बहुत महान कलाकार के रूप में हम लोग उनको पाते हैं, और उतने ही सहज भी थे। लास्ट टाइम जब वो आए थे विवान पटना आए, तो उनके वो बीच में उन्होंने नालंदा जाने की बात की थी, और उनके साथ मैं भी गया था, गीता कपूर भी थी और ये भी खुद विवान थे। तो हम लोग गए और रास्ते पर गए, बात करते हुए गए, वहाँ पूरा देखा, फिर बात करते हुए आए। तो देखिए वो इस उम्र में भी कितने सक्रिय थे। आए, उन्होंने पूरा वो लगातार ट्वीट करते रहे या अपने जो भी मैसेज करते रहे देश भर में लोगों को, कि वो नालंदा का हेरिटेज देख रहे हैं और हेरिटेज में क्या देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं। तो ये सारी बात वो लिखते पढ़ते रहे। तो ये विवान की बहुत बड़ी खासियत थी, जो मुझे लगता है, क्योंकि थोड़ा बहुत जुड़ाव हम लोग का विवान सुंदरम से रहा है, तो उनमें हम लोगों ने हमेशा पाया। बल्कि जब वो सीरियसली बीमार पड़े थे, उसके पहले हम लोग की बात भी हुई थी कि वो हम लोग अभी बिनाले का तृतीय संस्करण करेंगे, तो उन्होंने कहा भी था कि उसमें आएंगे, उनका वादा था, पर वो शायद अब नहीं हो पाया, पूरा हो पाएगा। और अभी जो रघु राय आए, उस वक्त भी बोले कि बहुत ज़्यादा ही सीरियस हो गई थी उनकी तबीयत। इस बार जब रघु राय आए पटना, तो वो भी काफ़ी चिंतित थे। हम लोग नहीं जा पाए अपनी व्यवस्थाओं की वजह से, पर विवान का नहीं रहना बहुत अखरेगा इस देश को, मैं इतनी बात तो दावे से कह सकता हूँ। और वैसे तमाम लोगों को अखरेगा जो कलाओं को सिर्फ एस्थेटिक्स के एक्सप्रेशन का माध्यम नहीं समझते हैं, जो कलाओं को जीवन की ज़रूरत समझते हैं, जो कलाओं को मनुष्य बने रहने में मददगार समझते हैं। ऐसे लोगों को विवान की कमी निश्चित खट गई। और सुनीत जी से तो गाहे बगाहे कभी कभार दिल्ली में भेंट होती थी, और कभी कभार हल्की फुल्की चर्चा हुई है, लेकिन बहुत क्लोजली मैं एसोसिएटेड नहीं रहा। लेकिन सुनीत चोपड़ा ने हमेशा कलाकारों के उन मुद्दों को उठाया जो हमें कलाकारों मैंने कला का जनपक्षीय था, एस्पेक्ट था, उससे हम लोगों को हमेशा उन्होंने जोड़ के रखा। अनीस ने बहुत सारी विस्तृत बातें की हैं, इसलिए मैं माफ़ी चाहूँगा सुनीत जी के लिए, लेकिन उनके प्रति हम लोग के मन में काफ़ी रिस्पेक्ट रहा था, क्योंकि मुझे लगता था कि कोई तो है इस देश में जो समीक्षा में, लिखने पढ़ने में इतने मजबूती के साथ जो मुद्दों को उठाता रहा है। मुझे लगता है कि एक अशोक भौमिक भी आजकल जो लंबे समय से भी लिख रहे हैं, लेकिन इसके अलावा बहुत कम लोग हैं जो कलाओं में जनता की बात करते हों, जनता के मुद्दों की बात करते हों, और उसमें गंभीरता से बात करते हों। ऐसा नहीं कि केवल, जैसे अभी अनिस ने भी कहा भाई, कि जो आदमी खेत मजदूर संगठन के लिए लड़ रहा हो और वो उससे आप कला समीक्षा की अपेक्षा करें, ये बड़ा ही कंट्राडिक्शन लगता है इसमें। लेकिन अगर सीरियसली सोचें तो कोई कंट्राडिक्शन नहीं है, क्योंकि चाहे खेत मजदूर का काम हो या कोई भी काम हो, इकोनॉमिस्ट का काम हो, साइंटिस्ट का काम हो, सब, या आर्टिस्ट का काम हो, सबका काम जीवन को बेहतर बनाना ही है अंततः। तो इस तरह से देखेंगे तो फिर सुनीत जी का जो काम है वो कहीं न कहीं से इसको, जीवन को, धरती को बेहतर बनाने के लिए जो भी एफर्ट्स हो रहे हैं उसी की दिशा में उनका एक जुड़ाव माना जा सकता है। तो सुनीत चोपड़ा भी बहुत मिस किए जाएंगे, मैं यही कह सकता हूँ, क्योंकि ऐसे लेखक नहीं है हमारे देश में, नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ, इक्का दुक्का ही नाम आप जोड़ सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं है, क्योंकि जो चाक्षुष कलाओं की दुनिया है वो बहुत ही आडंबर युक्त दुनिया है। तो उस आडंबर युक्त दुनिया में हम कहाँ स्टैंड करते हैं? सब कुछ, जैसे बहुत सारी बातें आप देखेंगे चाक्षुष कलाओं की दुनिया में कि सब कुछ जनता के मुद्दों को या जन मुद्दों को या मनुष्य के बेहतर बनाए जाने के मुद्दों को उठाते तो हैं, पर उसका जो आडंबर है उस आडंबर से मुक्त नहीं हो पाते। पर आप अगर जिन लोगों की मुलाकात होगी विवान से, तो विवान बहुत ही सहज व्यक्ति रहे। और मुझे याद है कि जब से मैंने उन्होंने कहा भाई कुर्ता पैजामा ही मुझे
अक्सर नज़र आते रहे। और ख़ासतौर पर मुझे लगता है कि ब्लू रंग का कुर्ता मेरा बड़ा पसंदीदा कलर था विवान का। तो खैर ये मुद्दे की बात नहीं है, लेकिन विवान का नहीं रहना, सुनीत चोपड़ा का नहीं रहना, ये बहुत बड़ा लॉस है। निश्चित रूप से इसमें कोई दो मत नहीं है, और हम लोग को यह लॉस आने वाले दिनों में कब तक भरपाई होगा ये कहना बड़ा मुश्किल है। तो मुझे लगता है कि मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूँ। मेरी श्रद्धांजलि भी है दोनों व्यक्ति के लिए कि उनको हम लोग कभी नहीं भूल सकते हैं, और भूलना तो दूर है, वो तो चूँकि इतिहास की चीज़ है, हो गए अब। और हमेशा कलाओं की बात जब भी होगी, जन पक्षधरता की बात जब भी होगी, लेफ्ट मूवमेंट की बात जब भी होगी, तो मुझे लगता है कि उसमें विवान सुंदरम और सुनीत चोपड़ा के बगैर वो बात कलाओं की पूरी कभी नहीं हो। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। विनय जी लगातार कलाओं पर लिखते रहे, इनकी किताब भी है, कला समीक्षक भी हैं। कैनवास एक पत्रिका निकालते थे, हालांकि अब लगता है वो बंद हो गया ना कैनवास, तो उसके 1-2 अंक हैं मेरे पास, अभी रुक गया है, तो हम कहें कि ज़रूर वो आए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब मैं अशोक जी से आग्रह करूँगा, जिनका कला में जिनकी गहरी रुचि है, लगातार लिखते रहें, और अभी म्यूज़ियम का पूरा कारोबार इन्हीं के ऊपर है। अशोक जी। आज से 10 दिन पहले सुमन जी से बात हो रही थी, दिल्ली में थे सुमन जी। इन्होंने कहा कि देश की 2 महत्वपूर्ण हस्ती जो कला जगत से जुड़ी हुई थी, विवान सुंदरम और सुनीत चोपड़ा जी, उनका निधन हो गया है। पटना में कोई प्रोग्राम होना चाहिए। हमने उसी समय अनिल शंकर जी से हम लोगों ने बात की, हुआ कि एक आयोजन पटना में तो जरूर उनकी स्मृति सभा होनी चाहिए, और हुआ कि जगह कहाँ हो, कहाँ आयोजन करें। मुझे याद आया गगन गौरव जी का। गगन गौरव जी से बात किया कि भाई आपका हॉल अगर उपलब्ध हो तो हम लोग यह आयोजन करना चाहेंगे। उन्होंने भी सहमति दी, और आज यह आयोजन इतनी अच्छी संख्या में आप सभी की उपस्थिति में जो हो रही है, आयोजन जो हो रहा है, हमें खुशी है। इसके लिए अनिल शंकर जी, सुमन जी और गगन गौरव जी धन्यवाद के पाते हैं कि इन 2 हस्तियों के स्मृति में इस तरह का आयोजन इन्होंने किया है। थोड़ी देर पहले विस्तार से दोनों व्यक्तित्व के बारे में जानकारी मुझसे पहले जिन वक्ताओं ने अपनी बात रखी है, बहुत विस्तार से जानकारी दी है। अरुण जी ने एक बताया कि सुनीत चोपड़ा जी कितने सहज थे और कितने जन पक्षधर थे कि जब पॉकेट में पैसा नहीं रहता था, पटना आते थे, पॉकेट में पैसा नहीं, तो वहीं पर लेख लिख के अखबारों को लेख भेज के कुछ आमदनी हो जाती थी, फिर उससे अगला कार्यक्रम में के लिए जाते थे। अद्भुत ऐसा व्यक्तित्व अब आने वाले समय में शायद मुश्किल होगा। मुझे 2 लोगों का स्मरण आया जब सुनीत चोपड़ा जी के व्यक्तित्व के बारे में अरुण जी बता रहे थे। एक राम मनोहर लोहिया जी, आप लोगों ने जो उनकी जीवनी पढ़े होंगे उनके बारे में जानते होंगे कि लोहिया जी जब जर्मनी से पढ़ाई करके आए, कोलकाता आए, तो उनके पॉकेट में 1 पैसा भी नहीं था। अब हुआ कि वहाँ से हम अपने दिल्ली कैसे जाएं, कानपुर कैसे जाएं, अपने घर कैसे जाएं। लोहिया जी शायद मुंबई की बात है, मुंबई लौटे थे। लोहिया जी जनसत्ता के अखबार में चले गए, इंडियन एक्सप्रेस के अखबार में चले गए, और वहीं बैठ के 1 से 1.5 घंटे के अंदर में एक बड़ा लेख लिखा था लोहिया जी ने, और उस अखबार को दिया, और उससे जो पैसा मिला उससे अपने घर वापस गए थे। ये लोहिया जी का व्यक्तित्व था कि किस तरह से जनपक्षधरता और कैसे काम करते थे लोग। सुनीत चोपड़ा जी का व्यक्तित्व देख के मुझे समझ में आया। एक इसी तरह का उदाहरण है जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी रांची में एक सभा करने गए थे, लौटने के लिए पैसे नहीं थे उनके पास। अब हुआ कि बस भाड़ा कैसे देंगे, बस का पैसा नहीं था, भाड़ा नहीं था। उनके ये लक्ष्मी साहू जी उनके प्राइवेट सेक्रेटरी हुआ करते थे, अब इस दुनिया में नहीं है।
लक्ष्मी साहू जी ने हमें बताया था जब मैं उनकी जीवनी लिख रहा था कर्पूरी ठाकुर जी की। तो बस वाला बोला कि अरे कर्पूरी ठाकुर जी हमारे बस से चलेंगे, मेरा सौभाग्य होगा कि कर्पूरी जी मेरे बस में बैठें। लेकिन कर्पूरी जी टस से मस नहीं हुए कि बिना भाड़ा दिए तो हम जाएंगे नहीं। अब क्या था, तो उन्होंने कहा कि उनके पास करीब जब कर्पूरी जी चलते थे तो आप लोग देखते भी होंगे बहुत से फोटोग्राफ्स में कि कर्पूरी जी के साथ किताबें भी रहती थी। 4-5 किताबें वो लेके चलते थे, पढ़ते रहते थे। उन्होंने 4-5 किताबों को वहीं बेचा और उससे जो पैसा मिला उसका बस का भाड़ा चुकाया और पटना आए थे। तो ऐसे ऐसे व्यक्तित्व, सुनील चोपड़ा जी जैसे व्यक्तित्व, लोहिया जी, उसी क्रम में कर्पूरी ठाकुर जी का स्मरण है कि कितना बड़ा व्यक्तित्व था। और उनकी स्मृति में हम लोग यह श्रद्धांजलि सभा, स्मृति सभा कर रहे हैं। सुनील चोपड़ा जी का कला लेखन में कितना महत्वपूर्ण योगदान रहा आप सबने सुना कि उनके कई लेख दस्तावेज के तौर पर मैंने भी सुरक्षित रखा है कि निकट भविष्य में काम आएगा। उनके लेख इतने जन पक्षधर होते थे और उतने भविष्य के लिए उपयोगी हैं कि कई लेख उसकी कटिंग मैंने अपने पास रखी भी है। और विवान सुंदरम जी की बात, चूँकि उनसे हमारी मुलाकात 2 मरतबे हुई है, इसलिए मैं उनके बारे में संस्मरण ही सुनाऊंगा जब मैं मिला। देखिए 2012 की बात है, विनय जी से हम लोग का लगाव उसके पहले से है। तो 2012 में जब मेरी पोस्टिंग ओपन मराठी संस्थान में हुई थी तो वो लोक कला का क्षेत्र था। लोक कला के लिए काम करते थे। विनय जी और सब मित्रों के सहयोग से हम लोगों ने कई कार्यक्रम शुरू किए थे। विनय जी उस समय पटना में पोस्टेड थे। हमारे जो प्रधान सचिव थे उन्होंने कहा कि आप शिल्पोत्सव कर रहे हैं तो देश के कुछ नामी गिरामी कला समीक्षकों को बुलाइए, कलाकारों को बुलाइए। मैं किसी को जानता नहीं था, कला जगत में, लोक कला के क्षेत्र में नया नया मेरा आगमन हुआ था। संयोग बस उस समय मेरे घर पर कवि केदारनाथ सिंह आए हुए थे। केदार जी, कुछ लोग जानते होंगे कि जब पटना आते थे तो मेरे घर को ही ज़्यादा रहना पसंद करते थे केदार जी। तो केदार जी से हमने पूछा कि सर कुछ हमको कला समीक्षकों को बुलाना है, कलाकारों को बुलाना है, किसको बुलाना है? उन्होंने 3-4 नाम बताए थे केदार जी ने। उसमें एक प्रयाग शुक्ल जी का, विनोद भारद्वाज जी का, विवान सुंदरम जी का और प्रभु जोशी जी का। हमने सबसे केदार जी से पैरवी की कि आप बात कीजिए, हमसे बात कराइए। केदार जी की महानता की मेरे अनुरोध पर उन्होंने सबसे बात की और सब लोग तैयार हो गए। विवान सुंदरम साहब भी तैयार हो गए कि ठीक है मैं पटना आऊँगा। प्रयाग शुक्ल जी भी तैयार थे, लोग आए भी। सिर्फ विवान सुंदरम किसी कारणवश उस प्रोग्राम में नहीं आ पाए थे, उनसे मुलाकात नहीं हो पाई थी उस प्रोग्राम में। सिर्फ उस समय जहाँ तक मुझे याद है कि विनय जी भी एक वक्ता के रूप में थे, प्रयाग शुक्ल जी आए थे, विनोद भारद्वाज जी भी आए थे, सबने, प्रभु जोशी जी इंदौर से आए थे। तो काफ़ी अच्छी मीटिंग रही थी। लेकिन विवान सुंदरम जी से हमारी मुलाकात उस मीटिंग में आ ही नहीं पाए थे किसी कारणवश। संयोग बस 2-3 साल के बाद मैं इंदौर गया था तो मालूम चला कि मेरे जहाँ संबंधी रहते थे, साहू मेरे इंदौर में रहते हैं, उनके जस्ट बगल में जानकी नगर मोहल्ला है इंदौर में, विवान इनका प्रभु जोशी का घर है। तो वो बोले कि प्रभु जोशी से आपको चलिए मुलाकात करते हैं। आप पटना वो गए थे तो आपने बहुत उनका स्वागत किया था और इज्जत दी थी। तो हम लोग प्रभु जोशी को फ़ोन किए कि आपसे मिलने आना चाहते हैं। तो प्रभु जोशी जी बोले कि अच्छी बात है, आप रात का खाना मेरे यहाँ आइए खाइए, और विवान सुंदरम साहब भी मेरे घर पर टिके हुए हैं, अच्छा रहेगा कि आपसे उनकी भी मुलाकात हो जाएगी। तो उस समय इंदौर में जानकी नगर मोहल्ले में हम लोग गए थे रात के खाना प्रभु जोशी जी के यहाँ। प्रभु जोशी जी के बारे में भी आप लोग जानते होंगे कि बहुत बड़े चित्रकार, कला समीक्षक और कहानी लेखक, कथा लेखक भी थे। हालांकि 2 साल पहले उनका कोरोना काल में निधन हो गया। तो प्रभु जोशी जी के यहाँ जो मुलाकात हुई विवान सुंदरम साहब से पहली बार, मैंने बताया भी कि सर हम आपको चाहते थे पटना बुलाना, तो अफसोस भी जारी किए कि हम नहीं आ पाए। लेकिन 2-2.5 घंटे खाने के पहले जो 2-2.5 घंटे तक उनसे जो बातचीत हुई, दोनों के बीच में बात हो रही थी, मैं तो एक श्रोता बन के सुन रहा था। पहली बार समकालीन कला के बारे में मुझे इतनी जानकारी मिली दोनों के आपसी बातचीत से कि मैं आकृष्ट भी हुआ समकालीन कला के प्रति। तो सिर्फ दोनों के बातचीत और दोनों के बातचीत सुनकर, उसके बाद
मुलाकात बहुत अच्छी रही। संजोग से दोनों पोर्ट्रेट को लेके, पेंटिंग को लेके, इंस्टॉलेशन विद्या को लेके काफ़ी दोनों में डिस्कशन चल रहा था और दोनों स्पष्ट वक्ता थे। प्रभु जोशी जी भी खरी खरी बात बोलते थे और विवान सुंदरम भी उसी तरह से, उनको दोनों में दोस्ती काफ़ी अच्छी थी। दोनों की बातचीत मेरे लिए आज भी एक थाती के तौर पर है, अमूल्य थाती के तौर पर है कि दोनों की बातचीत का मैं गवाह रहा था। लगभग 2 घंटा खाने के दौरान हम लोग साथ बैठे थे। वो स्मृति है विवान सुंदरम जी की। और फिर 4 साल या 5 साल पहले विनय जी ने बताया कि जिस समय आए थे वो बोध गया बिनाले के समय में, उस समय अंजनी बाबू के यहाँ रात्रि भोजन पर आमंत्रित थे विवान सुंदरम साहब। शायद उस समय या उसके बाद कभी आए हों, उसके बाद आए थे तो अंजनी बाबू के गेस्ट के रूप में थे। तो अंजनी बाबू ने बोला कि तुम भी आ जाना, विवान सुंदरम जी रात्रि भोजन पर आमंत्रित हैं। वहाँ भी हिम्मत शाह जी भी थे, विवान सुंदरम भी थे और 1-2 कलाकार थे। उसी बीच में मैंने पूछा था विवान सुंदरम साहब से कि हिम्मत शाह जी भी थे कि सर ये बताइए कि आप लोग तो देश दुनिया में घूमते हैं, आपको क्या लगता है बिहार की लोक कला या समकालीन कला के बारे में आपका क्या ख्याल है, भविष्य कैसा है? तो विवान सुंदरम जी और दोनों ने कहा कि अगर बिहार का बहुत अच्छा भविष्य है, बिहार के कलाकारों का बहुत अच्छा भविष्य है और जो कला के क्षेत्र में अगर क्रांति आएगी तो बिहार से होकर ही आएगी। हमने कहा कि सर आप लोग तो इसलिए तो नहीं बोले हैं कि मैं बिहार का हूँ और आप पटना में आए हों इसलिए कह रहे हो कि कला के क्षेत्र में क्रांति बिहार से आएगी? तो कहा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा कि इसके पीछे मेरा कहने का मकसद ये है कि बिहार के कलाकार जितनी कठिनाइयों में, आर्थिक कठिनाइयों में, सीमित सुविधा में, जितनी विषम परिस्थिति में जितने अच्छे से काम कर रहे हैं और नई नई कलाकृतियाँ उनके सामने आ रही हैं, तो मुझे लगता है कि अगर कला के क्षेत्र में कोई निकट भविष्य में कोई बड़ा नाम आएगा तो वो बिहार से ही आएगा। तो ये सोच थी विवान सुंदरम जी की। और सुनील चोपड़ा जी के बारे में आपने सुना ही, तो आज चूँकि हम लोग उनकी स्मृति में इकट्ठा हुए हैं, आयोजन की तरफ से अभियान सांस्कृतिक मंच और आप सभी की तरफ से, हम सभी की तरफ से उनके प्रति, दोनों जो महान व्यक्तित्व थे, दोनों के प्रति हम लोग श्रद्धांजलि अर्पण करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया